The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लंदन टॉप शो। आज बात करेंगे कोरोना वैक्सीन के नए फेज के पहले आई दिक्कतों की, उनके संभव उपचार की, सरकारी तैयारियों की और उन तैयारियों पर अदालतों की टिप्पणियों की। लेकिन सबसे पहले देखिए दिन का वीडियो। वीडियो है यूपी के सीतापुर का। पंचायत चुनाव चल रहे हैं, लोग वोटिंग करने घर से निकल रहे हैं। आज यानी 29 अप्रैल को भी वोट डाले गए। सीतापुर के कोतवाली देहात इलाके में जब महिलाएं वोट डालने के लिए घरों से निकली तो उनका सामना पुलिस से हो गया, जो कोरोना की वजह से सूबे में लगी धारा 144 का पालन करा रही थी। इंस्पेक्टर साहब ने महिलाओं पर लाठीचार्ज कर दिया। वीडियो में महिला पुलिस नदारद है, पुरुष पुलिसकर्मी ही महिलाओं पर लाठीचार्ज करते दिख रहे हैं। इस दुविधा का क्या करें? वोट डालने जरूर जाएं कि नसीहत का पालन करें, या कोरोना से बचाव के लिए घरों में रहें कि नसीहत का पालन करें? हिंसा किस स्थिति में नहीं होगी? बहरहाल सीतापुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर ही रिप्लाई करके कह दिया है कि मामले की जांच चल रही है। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी में कोरोना से जुड़े आंकड़ों की बात कर लेते हैं। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना के कुल 3,79,308 नए मरीज आए, जबकि इस दौरान 3,645 लोगों की मौत हो गई। अब भारत में कुल मौतों का आंकड़ा 2 लाख के पार चला गया है। ज्यादा केस वाले राज्यों की बात करें तो 63,309 केस महाराष्ट्र से आए, उत्तर प्रदेश से 29,751, दिल्ली से 25,986 और मध्य प्रदेश से 12,758 नए मामले सामने आए। दूसरी सुर्खी में बात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के एक दावे की। रपटे जो कह रही हो, शमशानों की गिनती और सरकारी आंकड़ों में भले ही दहाई भर का अंतर क्यों न हो, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन का दावा है कि भारत में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम है। यानी जितने लोग कोरोना के कारण बीमार पड़ रहे हैं उनमें से अधिकतर ठीक हो जा रहे हैं और 1% के करीब लोग ही इस बीमारी में मौत का शिकार बन रहे हैं। हालांकि डॉक्टर हर्षवर्धन ने मृतकों के परिवारों के प्रति भी अपनी संवेदनाएं जताई और कहा कि मृत्यु किसी भी परिवार के लिए बड़ी आपदा होती है। तीसरी सुर्खी में बात यूपी की। यूपी सरकार ने संक्रमण की गति देखते हुए वीकेंड लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। पहले 2 दिन का था, अब 3 दिन का होगा। यह साप्ताहिक लॉकडाउन शुक्रवार रात 9 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक रहेगा। बुधवार 29 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से 5 बड़े शहरों में 14 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की अपील की थी। सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया है। चौथी सुर्खी में बात वैक्सीन के दाम को लेकर। भारत बायोटेक ने राज्यों के लिए कोवैक्सीन की कीमत 200 रुपए कम कर दी है। पहले भारत बायोटेक ने कहा था कि वो राज्यों को 600 रुपए की वैक्सीन का 1 डोज सप्लाई करेगी। अब कंपनी ने कहा है कि राज्यों को 400 रुपए में कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट ने भी वैक्सीन के रेट कम कर दिए थे। पहले कंपनी ने राज्यों को 400 रुपए में वैक्सीन देने की बात कही थी, लेकिन बाद में ये दाम 300 रुपए कर दिए गए थे। आपको बता दें कि ये दोनों ही कंपनियां केंद्र सरकार को 150 रुपए में वैक्सीन दे रही हैं। वैक्सीन के दाम से जुड़ी खबर यह भी है कि बॉम्बे हाईकोर्ट में कुछ लोगों ने एक याचिका दायर की थी। कहा था कि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट दोनों ही कंपनियों के वैक्सीन के दाम एक हो और कोर्ट इस संबंध में एक बयान जारी करे। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ताओं को कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाएं। सुर्खियों के बाद अब बारी है आज की बड़ी खबर की। आज वैक्सीन रजिस्ट्रेशन और स्लॉट न मिलने की असंगतियों के बारे में बात करेंगे। 1 मई से वैक्सीनेशन के नए चरण के लिए 28 अप्रैल को कोविन पर रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। वेबसाइट ही बैठ गई, फिर शुरू हुई तो लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जो आंकड़ा 1.7 करोड़ का है। लेकिन यहां बता दूं कि यह आंकड़ा बस कोविन पर अकाउंट बनाए लोगों का है। इतने लोगों को वैक्सीन लगवाने का स्लॉट नहीं मिला है। अब सवाल है क्या कि सबको वैक्सीनेशन का स्लॉट मिल जाएगा? अगर नहीं तो कब मिलेगा, कब तक नंबर आएगा? ऑनलाइन पोर्टल पर स्लॉट की उपलब्धता कैसी है? फिलहाल एक बात तो साफ है कि बड़े राज्यों में 1 मई से वैक्सीनेशन लगभग नामुमकिन हो चुका है। ज्यादातर राज्य तीसरे चरण के लिए वैक्सीन की कमी का रोना रो रहे हैं। कल के शो में हमने आपको बताया ही था
ज्यादातर जगहों पर 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन के ऑनलाइन स्लॉट्स उपलब्ध नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस अखबार की खबर के मुताबिक देश में दिल्ली, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, असम और गुजरात जैसे राज्यों में 45 साल से कम वालों के लिए वैक्सीन के स्लॉट उपलब्ध नहीं है। हाँ, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और कोलकाता के पिन कोड पर स्लॉट नहीं मिल रहे हैं और इससे आगे के स्लॉट बुक करने का ऑप्शन नहीं है। किसी सरकारी अधिकारी ने तो इस पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन आरोग्य सेतु ऐप और माई गवर्नमेंट, माई जीओवी कहते हैं जिसको, जैसी सरकारी वेबसाइट के लिए ट्विटर हैंडल पर इसे लेकर जानकारी उपलब्ध है। आरोग्य सेतु ऐप के अनुसार 18 साल से ऊपर वालों की वैक्सीनेशन के स्लॉट तब मिलेंगे जब राज्य सरकार और प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर वैक्सीनेशन शुरू करेंगे। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। माई जीओवी भी सब कुछ राज्य सरकारों और प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर की तैयारियों पर डाल देती है। अब सवाल उठता है कि आपकी उम्र यदि 18 से 44 के बीच है और स्लॉट नहीं मिला है तो कैसे पता चलेगा? क्या आपको मैसेज आएगा कि आपके आसपास वैक्सीन आ गई है, या रजिस्ट्रेशन कराकर रोज कोविन पोर्टल चेक करना होगा? एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक जिन अस्पतालों में अभी वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट उपलब्ध नहीं है, वहां पर वैक्सीन पहुंचने के बाद स्लॉट अपडेट किए जाएंगे। सरकार प्राइवेट प्लेयर्स के साथ भी एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस शेयर करने की तैयारी कर रहा है। संभव है कि जल्दी ऐसी वेबसाइट्स और ऐप दिखेंगे जिन पर भले ही वैक्सीन के लिए अपॉइंटमेंट न लिया जा सके, लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता का पता चल जाएगा। इन पर मैसेज के जरिए अलर्ट भेजने की सुविधा भी होगी। फिलहाल ये सुविधा कोविन पर उपलब्ध नहीं है। ऐसे में 1 से 2 दिन के अंतराल पर आसपास के इलाके के वैक्सीनेशन केंद्रों पर स्लॉट चेक करते रहना ही एकमात्र विकल्प है। समस्या 45+ वालों के साथ भी है। माना वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली तो क्या दूसरी डोज के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वैक्सीन की किल्लत है हर जगह? इस सवाल का जवाब नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ और कोविन एम्पावर्ड कमेटी के चेयरपर्सन आरएस शर्मा ने एक इंटरव्यू के दौरान दिया। एक टीवी चैनल को उन्होंने बताया कि कोविन में दूसरे डोज के लिए वैक्सीनेशन के लिए अपॉइंटमेंट भी कोविन पर लेना होगा। उनके अनुसार अगर किसी को पहली डोज के लिए 4 सप्ताह हो गए हैं और उसने अगली डोज के लिए अपॉइंटमेंट नहीं कराया है तो हम उन्हें मैसेज के जरिए सूचित करेंगे। उन्हें वैक्सीनेशन के दूसरे डोज के लिए अपॉइंटमेंट लेने को कहेंगे। अगर अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी वैक्सीन लगवाने नहीं पहुंचते तो हम उन्हें मैसेज के जरिए बताएंगे कि वो वैक्सीन लगवा लें। हम लगातार उन्हें बताते रहेंगे कि अभी सेकंड डोज का वैक्सीनेशन नहीं कराया है। जब तक कोई सेकंड डोज नहीं लगवाता हम उसे मैसेज भेजते रहेंगे। ऐसा सिस्टम हमारे सॉफ्टवेयर में है। लेकिन कुछ लोग शिकायत करते हैं कि उन्होंने दूसरा डोज नहीं लगवाया, फिर भी उन्हें मैसेज आ गया कि उन्हें वैक्सीन का दूसरा डोज सफलतापूर्वक लगा दिया गया। अधिकारी बताते हैं कि ये एरर है। आप अधिकारियों से संपर्क करके इसे ठीक करा सकते हैं। ये भी सुविधा है कि पहली और दूसरी डोज अलग अलग सेंटरों से लगवाई जा सकती है, बस आप वैक्सीन का ब्रांड नहीं बदल सकते। मतलब अगर पहला डोज कोविशील्ड का लगाया है तो दूसरा डोज भी कोविशील्ड का ही लगवाना है। पोर्टल पर इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। अगर किसी ने कोविशील्ड की पहली डोज ली है और वो दूसरी डोज के लिए अपॉइंटमेंट लेने जा रहा है तो उन सेंटरों की लिस्ट ही दिखेगी जहां पर कोविशील्ड उपलब्ध है। बड़ी खबर के बाद बात करते हैं तमाम हाईकोर्ट में कोरोना के मैनेजमेंट को लेकर हुई सुनवाई की। पहले रुक करते हैं पटना हाईकोर्ट का। जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह और जस्टिस मोहित कुमार शाह की बेंच ने सुनवाई करते हुए बिहार सरकार को कोरोना मैनेजमेंट पर जमकर फटकार लगाई। दरअसल पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद 3 डॉक्टरों की एक समिति बनाई गई थी। डॉक्टर उमेश बदानी, डॉक्टर रवि कृति और डॉक्टर रविशंकर सिंह की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। इसमें कहा गया कि पीएमसीएच, IGIMS और मेदांता अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए करीब 1000 से ज्यादा बेड खाली पड़े हुए हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। बिहार सरकार ने अपने जवाब में अपने ऑक्सीजन का कोटा गिनाया, कहा कि उनका प्रतिदिन का 300 मीट्रिक टन का कोटा है और केंद्र सरकार उन्हें रोजाना 194 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही मुहैया करा रही है। प्रदेश में उपलब्ध क्रायोजेनिक कंटेनरों की मदद से ऑक्सीजन की आपूर्ति ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश में प्लांट भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि सरकार का ये स्टैंड स्वीकार्य नहीं है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि हर संभव कोशिश करके सरकार अपने कोटे के बराबर ऑक्सीजन प्रोक्योर करे, ताकि सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की सतत सप्लाई चालू रहे। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि आगे आने वाली चुनौतियों के लिए भी प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था तैयार रहे। कोर्ट ने कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को ऑक्सीजन कैसे सप्लाई की जाए, इस बारे में कोई कार्य योजना नहीं है। होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को भी ऑक्सीजन सुनिश्चित किया जाए। कोर्ट ने आदेश दिया कि दवा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर की लगातार खबरें आ रही हैं और कालाबाजारी की ये खबरें राज्य के अधिकारियों के संज्ञान में हैं और उन्होंने फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया तो उन्हें भी इस संकट के समय हो रही कालाबाजारी का भागीदार माना जाएगा। ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई न होते हुए
देख भी हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। पटना से चलते हैं दिल्ली। यहां भी हाईकोर्ट में आज ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई में दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए वकील राहुल मेहरा ने कहा, जो मैं कहने जा रहा हूं वो अग्रणी नौकरशाहों से आ रहा है। केंद्र सरकार ने दिल्ली और पूरे देश को पूरी तरह से फेल कर दिया है। हम यहाँ हाईकोर्ट में 8 दिनों से हैं और केंद्र सरकार कोर्ट द्वारा दिए जा रहे किसी भी आदेश को मान नहीं रही है और हर बार कोर्ट में कहा जाता है कि हम इस मामले को देखेंगे। दिल्ली सरकार किसी भी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रही है। हम हमेशा मौजूद रहे हैं और जहां भी गलत हो रहे हैं हमने अपनी गलती मानी है। वो बस केंद्र सरकार है, इस वजह से हम मूक दर्शक बनकर खड़े नहीं रहेंगे। हर दिन आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है। दिल्ली सरकार ने कहा कि हमने कभी 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग नहीं की। हमारी मांग 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन थी, लेकिन सरकार हमें 490 मीट्रिक टन भी मुहैया नहीं करा पा रही है। दिल्ली सरकार ने बताया कि अगले हफ्ते तक दिल्ली में 15,000 बेड तैयार हो जाएंगे और इसके साथ दिल्ली और 280 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। राकेश मेहरा ने कहा कि हमें कागज का लिखित आदेश नहीं, हमें ऑक्सीजन चाहिए। फिर केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार ने जहां भी जरूरी हुआ है ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई है। इसके आगे तुषार मेहता ने कहा, हाँ दिल्ली ने 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग की है, लेकिन उन्हें 350 तक मीट्रिक टन सप्लाई तक ही की जा सकती है, जो कि दिल्ली के लिए काफी है। अमिकस क्यूरी एडवोकेट राजशेखर राव ने कोर्ट में ये जानकारी रखी कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को उनकी मांग से ज्यादा ऑक्सीजन दिया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। पूछा कि 2 राज्य जब ऑक्सीजन मांग रहे हैं तो एक ही राज्य को उसकी मांग से अधिक ऑक्सीजन क्यों मुहैया कराई जा रही है? केंद्र सरकार को इसका जवाब देना होगा। केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि इन राज्यों में केस ज्यादा हैं, इसलिए वहां ऑक्सीजन ज्यादा दी जा रही है। हम दिल्ली की भी हर संभव मदद कर रहे हैं। मेहता ने कहा कि दिल्ली की समस्या इसलिए है क्योंकि वो ऑक्सीजन को यहां मंगवा नहीं पा रही है। हम इसमें दिल्ली की मदद कर रहे हैं। हमारा 90% समय दिल्ली की समस्या से जूझने में जा रहा है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा कि दिल्ली की ऑक्सीजन सप्लाई क्यों अटकी हुई है, इसका जवाब दे। केंद्र सरकार ने कहा कि सप्लाई बढ़ेगी, घबराने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि घबराहट इसलिए है क्योंकि जमीन पर संसाधनों की कमी है। दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट को उनके 8 पीएसए के इंस्टॉलेशन के बारे में बताया जो दिल्ली में लगने थे। दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि 30 अप्रैल तक लोकनायक अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाएगा। सफदरजंग अस्पताल में भी 30 अप्रैल तक प्लांट चालू हो जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि टैंकर्स ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए बड़ी ताकत है। हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान केंद्र से कहा कि आपको कुछ करना होगा। हर रोज लोग मर रहे हैं, जो हमारे करीबी हैं उन्हें भी अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहा। दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी ऑक्सीजन सप्लायरों को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि कल यानी 30 अप्रैल को सभी सप्लायर कोर्ट में आए और इस जानकारी के साथ आए कि उन्होंने किस अस्पताल को कितनी ऑक्सीजन भेजी। अदालतों से उतरकर चलते हैं सरकारी व्यवस्थाओं का जायजा लेने। देश के बाकी राज्यों की तरह महाराष्ट्र और बिहार भी कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहे हैं। दोनों प्रदेशों के क्या आंकड़े हैं, सरकारें क्या कह रही हैं और ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, यही सब हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां बहुत तेजी से कोरोना का संक्रमण फैला और बड़ी आबादी को अपनी चपेट में ले लिया। यूपी और दिल्ली के शमशानों और कब्रिस्तानों से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। एम्बुलेंस से लेकर दवाइयों तक और ऑक्सीजन से लेकर बेड्स तक की कमी की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन महाराष्ट्र की स्थिति क्या है? 28 अप्रैल को महाराष्ट्र में 63,309 नए केस सामने आए और 985 लोगों की मौत हो गई। आज की तारीख तक कुल 44,73,394 लोग कोरोना से राज्य में संक्रमित हुए, जिनमें से 37,30,729 लोग ठीक हो गए। अभी तक राज्य में इस बीमारी के कारण 67,214 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और इस वक्त महाराष्ट्र में 6,73,481 एक्टिव केस हैं। देश के बाकी राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र संक्रमण में सबसे ऊपर है। हर 10 लाख लोगों में से 37,000 लोग कोरोना से प्रभावित हैं। देश में कोरोना के कारण सबसे अधिक मौत यानी 67,214 मौतें महाराष्ट्र में ही रिपोर्ट की गई हैं। इस चेन को ब्रेक करने के लिए राज्य सरकार ने क्या किया? सरकार ने लॉकडाउन का फैसला लिया था और अब कहा है कि 18 से 45 साल वाले सभी नागरिकों के लिए वैक्सीन फ्री होगी। लेकिन बात आंकड़ों से अलग जाती है। जमीन पर कहानियां आंकड़ों की भाषा में नहीं लिखी जाती है, वो एक त्रासदी का अलग व्याकरण है। 28 अप्रैल बुधवार को ठाणे के एक हॉस्पिटल में आग लग गई। आग लगने के बाद आनन फानन में मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाने लगा। इस दौरान 4 मरीजों की मौत हो गई। पुणे से 26 अप्रैल को खबर सामने आई, वहां शमशानों में 24 घंटे शव जलाए जा रहे हैं। 24 घंटे शव जलने का कारण बिजली और गैस से चलने वाले शमशानों में दिक्कत आने लगी। ऐसे में पुणे नगर निगम ने खुले में अंतिम संस्कार कराने का फैसला लिया। साथ ही नगर निगम के इलेक्ट्रिक शवदाह गृहों के लिए 240 लाख रुपए मंजूर किए हैं। इसके अलावा 42 अतिरिक्त लोगों की नियुक्ति की गई है।
25 अप्रैल को जो खबर सामने आई उसने पूरे राज्य के सिस्टम पर, आंकड़ों पर और सरकारी काम पर सवाल खड़े कर दिए। खबर यह कि बीड जिले के एक अस्पताल में कोरोना के कारण कई लोगों की मौत हो गई। अस्पताल ने 22 मरीजों की लाशें एक ही एम्बुलेंस में भरी और कब्रिस्तान में भेज दी। इसको देखकर लोगों का गुस्सा भड़क गया। आखिर कोई अपने को तलाश करे तो कैसे? ये त्रासदी का एक और लाचार और बेबस अध्याय नहीं है तो क्या है? लोग अस्पतालों पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। प्रदेश में कई जगहों से दवाओं और ऑक्सीजन की कालाबाजारी की खबरें भी आ रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में पूरे देश की तरह दवाओं, अस्पताल में बेड्स और एम्बुलेंस की किल्लत तो है ही। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से रोजाना 70,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग की है। उद्धव सरकार ने 10 लाख रेमडेसिविर खरीदने और 132 जगहों पर हवा से ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट लगाने का फैसला किया है। ऑक्सीजन वाले फ्रंट पर महाराष्ट्र का हाल थोड़ा सा सुधरा हुआ दिखता है। कारण हमने पहले ही आपको बता दिया, राज्य को उसकी जरूरत से अधिक ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही है। हालांकि समेट कर बात करें तो महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने काफी सख्ती की है। दावा है कि इन सख्तियों की वजह से केस भी कम हुए हैं। मुंबई समेत कुछ बड़े शहरों में पॉजिटिव केस सरकारी आंकड़ों में कम दिख रहे हैं। इन्हीं आंकड़ों के मुताबिक डिस्चार्ज होने वालों की संख्या में बढ़ोतरी भी आई है। मुंबई में ही रिकवरी रेट यानी सही होने वाले लोगों का प्रतिशत भी बढ़कर 87 हो गया है। यानी 100 में से 87 लोग आसानी से सही हो रहे हैं, जबकि 13 लोगों को अस्पताल, एम्बुलेंस या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। लेकिन विदर्भ समेत दूसरे हिस्सों में स्थिति गंभीर है। इन हिस्सों में ऑक्सीजन और दवा की किल्लत पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की थी और राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई थी। महाराष्ट्र के बाद अब बात बिहार की। बिहार में 98,748 एक्टिव केस हैं और अभी तक 2,391 लोगों की मौत कोविड के कारण हुई है। सरकार का कहना है कि अभी तक 3,40,236 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। हर 10 लाख में से 3,947 लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। आंकड़े देखकर लगता है कि बिहार में अपेक्षाकृत काफी सही हालात हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? पटना हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई वो तो हमने आपको अभी बताया। इसके साथ ही कोर्ट ने बिहार में 46,000 डॉक्टरों के खाली पड़े पदों पर भी हैरानी जताई और पूछा कि सरकार इतने सालों से आखिर कर क्या रही है। बिहार की नीतीश सरकार ने भी कुछ बड़े फैसले लिए हैं। बिहार में लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, लेकिन दवा और खाने की दुकानों को छोड़कर बाकी दुकानें केवल शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी और 6 बजे से इवनिंग कर्फ्यू लगा दिया जाएगा, जो अगले दिन सुबह 6 बजे तक रहेगा। शादी में 50 लोग जा सकेंगे और अंतिम संस्कार में 25 लोग। सरकार ने यह भी कहा है कि जिन लोगों की मौत कोविड के कारण होगी उनके अंतिम संस्कार का पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि हालात सरकारी दावों से अलग है। दवाएं और ऑक्सीजन की जमाखोरी और कालाबाजारी की जा रही है। अस्पताल मरीजों को बेड खाली होते हुए भी भर्ती नहीं कर रहे हैं। वस्तुस्थिति यह है कि बेड तो है, लेकिन बेड पर अगर मरीज लेट जाएगा तो उसे देने के लिए ऑक्सीजन नहीं है। शमशान कब्रिस्तान तक बेहाली की सुर्खियां यहां भी हैं। लोग हर जगह अपने परिजनों के लिए जगह की तलाश में भटक रहे हैं। बस एक खबर आपसे आपको अंदाजा हो जाएगा कि बिहार में क्या स्थितियां हैं। एनबीटी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पटना में एक 6 साल की बच्ची के पिता सोते सोते कोरोना के कारण गुजर गए। पिता के दोस्त का फोन आया। बच्ची ने बताया कि पापा सो रहे हैं लेकिन उठ नहीं रहे। दोस्त ने हेल्पलाइन को जानकारी दी। कर्मचारी मौके पर पहुंचे और तब पता चला कि 6 साल की मासूम रात भर पिता के शव के साथ ही सोती रही थी। ये तो बिहार का हाल है और बिहार के आंकड़े। लेकिन कहा जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में बिहार में कुछ और कठोर फैसले लिए जा सकते हैं, खासकर आज आई पटना हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हम कल फिर मिलेंगे। देखते रहे लल्लन टॉक। शुक्रिया।